अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेरी थ्योरी। ठीक है, अब ये मार्क्सिज्म होता क्या है, मैं इसके बारे में बात करने से पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मैंने ना एक कॉलेज में एक प्रिंसिपल को देखा था, बड़ी अच्छी थी, वेल ड्रेस्ड, और इवन के वो जो कॉलेज था वो उन प्रिंसिपल का अपना कॉलेज था। कह सकते कि वो ऑनर भी थी और वही डायरेक्टर भी थी, वही मैनेजमेंट में भी थी। ठीक है, मतलब फुल अथॉरिटी थी उनके पास। और उन प्रिंसिपल के पास मैंने एक टीचर देखी। टीचर लाइक सारी स्टाफ की जो टीचर्स थी उस ऑफिस में बैठी हुई थी प्रिंसिपल के पास। वो टीचर थी, वो विजिटिंग लेक्चरर थी वहाँ पे। ठीक है, विजिटिंग लेक्चरार थी वहाँ पे वो। और आई वॉज शॉक टू सी दैट कि जो प्रिंसिपल थी वो इंसल्टिंग वे में उनसे बात कर रही थी। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट हर बंदे की होती है, इज़्ज़त नफ्स हर बंदे की होती है। और वो जो प्रिंसिपल थी ना, वो उनको वहाँ पे ह्यूमिलिएट कर रही थी हर टीचर्स के सामने। ठीक है, वो वहाँ पे उनको एक्सप्लॉइट कर रही थी, उन्होंने एक्स्ट्रा टास्क असाइन किए, बहुत ही इंसल्ट की उनकी ना, मतलब नेगेटिव वे में उनसे ट्रीट किया। अब होता क्या है उसके बाद, जिन टीचर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, ह्यूमिलेट किया जा रहा था, इंसल्ट किया जा रहा था, वो एक विजिटिंग लेक्चरर थी और हैंड टू माउथ यानी कि पूरा पूरा गुजारा कर रही थी अपने घर का। वो कुछ कह भी नहीं सकती थी वहाँ पे, बेचारी पढ़ी लिखी गरीब बंदी थी। शी क्राइड एंड सेड नथिंग, और जैसा उनको उनके प्रिंसिपल ने कहा शी एक्सेप्टेड, और वैसे उन्होंने करने की कोशिश की। कोई वहाँ पे उन्होंने रिवोल्ट नहीं किया, कोई भी रेबल एक्ट नहीं किया, चुप करके उनकी बात मान ली। प्रिंसिपल बिलोंग करी थी अपर क्लास से और वो जो विजिटिंग लेक्चरर थी वो बिलोंग कर रही थी एक लोअर क्लास से। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा कि अपर क्लास जो है वो एक्सप्लॉइट कर रही है लोअर क्लास की बंदी को, और जो मार्क्सिज्म है वो भी इन्हीं अपर एंड लोअर क्लास की बात करता है। वो भी बात करता है कि जो अपर क्लास है वो एक्सप्लॉइट करती है लोअर क्लास को, और जब तक कि आप खुद किसी को सब्जुगेशन करने की, एक्सप्लॉइटेशन करने की परमिशन नहीं दे देते, तब तक कोई भी आपको ना सब्जुगेट कर सकता है, ना कोई आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है, ना आपका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। मार्क्सिस्ट और मार्क्सिज्म वो बात करती है इक्वालिटी की। ये ऐसी थ्योरी है जो कि कहती है कि अगर जो वर्कर क्लास है, जो पुअर पर्सन है, वो अपने राइट के लिए फाइट ना करेगी तो उसको एक्सप्लॉइट ही किया जाएगा। और कहती है थ्योरी कि जो वर्कर क्लास है, जो पुअर है, उनको अपने राइट लेने के लिए फाइट करना होगी। उनको अपने राइट लेने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ तरीका अपनाना होगा। जैसे कहते नहीं है एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। ठीक है, वैसे यहाँ पे कहा गया कि एवरीथिंग इज़ फेयर अपने राइट लेने के लिए, बेशक वो जायज़ तरीका हो या वो नाजायज़ तरीका हो। ये कहती है मार्क्सिज्म। और अगर हम लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ रहे हों और कोई भी टेक्स्ट ऐसी नज़र आ जाए ना हम लोगों को, जिसमें हम देखें कि एक बंदा जो कि पुअर क्लास से बिलोंग करता था और वो इलीगल वे में अमीर हो गया, एंटरप्रेन्योर बन गया, ठीक है, एक अमीर तरीन आदमी बन गया, उसने अपना हक ले लिया, तो बेसिकली वो क्या होगी, उसमें हम लोग कहेंगे कि ये टेक्स्ट जो है मार्क्सिस्ट टेक्स्ट है। इसके अंदर मार्क्सिस्ट एनालिसिस हम लोग को दिखता है। जैसा कि मेरे माइंड में अचानक एक नॉवल आ गया, अरविंद अधिका का द वाइट टाइगर। अगर आपने वो नॉवल नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग नॉवल है कि अरविंद अधिका एक छोटी सी, और उसके अंदर एक हम देखते हैं वाइट टाइगर का कैरेक्टर, कि एक छोटा सा पुअर क्लास का बंदा है, कैसे उसने रिक्शा लाइक ड्राइविंग सीखी, उसकी पढ़ाई छूट गई, चाय बेचने वाला बन गया, फिर उसके बाद वो एक ड्राइवर बन गया अमीर तरीन लोगों का, और कैसे उसने अपने ही मालिक को मार दिया और अपने मालिक का पैसा उठाकर फिर वो खुद एक एंटरप्रेन्योर बन गया, अपने मालिक के नाम से अमीर तरीन आदमी बन गया था। तो उसने जो मार्क्सिज्म का एक मोटो था ना कि हर जायज़ नाजायज़ तरीका अपना कर आप अमीर हो जाओ, वो एक मोटो, वो एक एम फॉलो कर लिया था। एनी हाउ, ये हम अभी
इस लिटरेरी थ्योरी को डिस्कस करने वाले विच इज़ मार्क्सिज्म। आई होप कि आपको मार्क्सिज्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो चुका होगा कि मार्क्सिज्म होता क्या है। अगर हम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बात करें, इसकी डेफिनेशन को हम आगे देखेंगे, हम इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और वन मोर थिंग कि मार्क्सिज्म जो है थ्योरी बनी कैसे है, इसका नाम मार्क्सिज्म क्यों है। बेसिकली जब भी किसी वर्ड के साथ इज़म लग जाए ना, ISM, तो इज़म का मतलब होता है थ्योरी, इसको थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, थ्योरी या फिलोसफी। तो एनी हाउ अब हमारे पास यहाँ पे इज़म लगा, इट मीन्स कि या तो ये कोई थ्योरी है या फिर ये कोई फिलोसफी, हमें क्लियर हो चुका हुआ है। अब मार्क्स का मतलब क्या है, जिसने हम लोग को ये थ्योरी दी है, जिसने थ्योरी प्रेजेंट की है, उसका नाम है कार्ल मार्क्स, जो कि एक जर्मन फिलोसफर थे। उन कार्ल मार्क्स के नेम मार्क्स से इस थ्योरी का नाम मार्क्सिज्म रखा गया है। और ये थ्योरी हमारे पास आई कहाँ से, इसके आइडियाज़ हमारे पास कहाँ से आए, तो बेसिकली हमारे पास एक थ्योरिस्ट हैं कार्ल मार्क्स और दूसरे हैं फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। ये दोनों जो थे ना, एक पॉइंट पे आके दोस्त बन गए थे, क्योंकि जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो इन दोनों ने देखा कि इन दोनों के आइडियाज़ तो काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। फिर दोनों दोस्त बन गए बहुत अच्छे अपने आइडियाज़ की बेस पे, और इन दोनों ने मिलके ना अपना एक वर्क प्रोड्यूस किया। उस वर्क का नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, मैंने स्पेलिंग लिखे हुए हैं, ठीक है। वर्क प्रोड्यूस किया 1848 में, जिसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और उसके अंदर इन्होंने कम्युनिज्म के आइडियाज़ को डिस्कस किया, मार्क्सिस्ट के आइडियाज़ को डिस्कस किया, और वहीं से ही जो मार्क्सिज्म की थ्योरी है वो प्रोमिनेंट हुई, ठीक है। और वन मोर थिंग जो कि बहुत मज़े की बात है, अपनी मार्क्सिज्म की थ्योरी प्रेजेंट करने के बाद ये बेचारे दोनों दोस्त, इनको बहुत दफ़ा जिस जगह पे, जिस कंट्री में रह रहे थे, इनको वहाँ से एग्जाइल कर दिया गया था। ये फ्रांस गए, इनको फ्रांस से भी निकाल दिया गया, बेल्जियम गए, वहाँ से भी निकाल दिया गया, फिर लंदन गए, ठीक है। और लंदन में इनको लंदन से भी निकाल दिया गया था, वहाँ से भी एग्जाइल कर दिया गया था। लेकिन वहाँ पे जॉन रसल नेम का एक पर्सन था, एक लीडर था, उसने फिर इनको रोका था क्योंकि उनको कुछ मार्क्सिस्ट आइडिया पसंद आए थे। तो एनी हाउ मार्क्सिज्म का ओरिजिन 19th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर इन कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। इन डेप्थ हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले, क्योंकि आपने जब मुझसे रिक्वेस्ट की तो आपने मुझे रिक्वेस्ट में बार बार मेंशन किया था कि मैम मार्क्सिज्म का लेक्चर ऐसे बनाइएगा कि उसमें जो उसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको वन बाय वन डिस्कस कीजिएगा। इसलिए मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं वन बाय वन इन डिस्कस करूं, जिसमें हम लोग बोर्जुआ को डिस्कस करेंगे एंड प्रोलेटरिएट को डिस्कस करेंगे, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म को डिस्कस करेंगे, हैव्स एंड हैव नोट्स को डिस्कस करेंगे, सुपर स्ट्रक्चर एंड बेस को डिस्कस करने वाले हैं, सरप्लस वैल्यू को डिस्कस करेंगे, एंड एलिनेशन क्या होता है, क्लास कॉन्शियसनेस क्या होता है, इन एडिशन हेजेमनी, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन हम हेजेमनी को भी डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो एनी हाउ ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें। फर्दरमोर कौन से इंपॉर्टेंट थेरिस्ट हैं, यानी कि जो मार्क्सिस्ट थेरिस्ट होते हैं वो, और इन एडिशन उनके कौन कौन से वर्क्स हैं, हम इनको भी कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो एनी हाउ टाइम को वेस्ट किए बगैर हम बात करते हैं सबसे पहले बोर्जुआ एंड प्रोलेटरिएट के ऊपर, कि बोर्जुआ क्या है, प्रोलेटरिएट क्या है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी लेक्चर शुरू करने से बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही, एक प्रिंसिपल की और एक वर्कर टीचर की, जो कि वहाँ पे विजिटिंग पे थी, बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी, घर में जो बच्चे वगैरह उनका पेट पालना था। अब जो प्रिंसिपल थी ना, वो बेसिकली बोर्जुआ क्लास से बिलोंग करती थी, और जो वहाँ पे अपनी सर्विस को सेल कर रही थी, अपने लेबर को सेल कर रही थी, वो कौन थी, टीचर। तो वो कहाँ से बिलोंग कर रही हैं, प्रोलेटरिएट से। जी बिल्कुल, जैसे कि बोर्जुआ कहते हैं उस बंदे को जिसके पास अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, जिसके पास अपनी इंडस्ट्री हो, अपने लैंड हो, अपने टूल्स हो, अपनी फैक्ट्रीज हो, अपने मशीन्स हो, ठीक है, इन सबको कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली होते हैं बोर्जुआ के पास, और बड़े ही अमीर तरीन लोग होते हैं, ज़्यादातर पैसा इनके पास ही होता है। और ऑन द अदर हैंड प्रोलेटरिएट ऐसे लोग होते हैं जो कि मेहनत करके, मतलब काम करके पैसा कमाते हैं। उनको डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अर्निंग मिलती है, ठीक है, उनको उनकी पे मिलती है, सैलरी मिलती है, और वो पेट को पालने के लिए, घर को चलाने के लिए करते हैं, अपने लेबर को सेल करते हैं, अपनी मजदूरी को सेल करते हैं, अपनी मजदूरी देते हैं, और उस तरह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। स्क्रीन पे जरा देखें, जरा लिखा है बोर्जुआ रेफर्स टू अ कैपिटलिस्ट, बोर्जुआ रेफर्स टू कैपिटलिस्ट हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मोस्ट ऑफ द वेल्थ इन द सोसाइटी। मैंने बता दिया प्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि उनके पास खुद के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मशीन्स, फैक्ट्रीज, टूल्स, लैंड्स, रॉ मटेरियल, सब कुछ, और वेल्दी पीपल होता है सोसाइटी के अंदर। लेकिन प्रोलेटरिएट क्या है,
प्रोलेटेरिएट रेफर्स टू वेज अर्नर्स, वेज अर्नर्स यानी कि जो डेली बेसिस पे अर्निंग कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, सैलरी अर्न करते हैं। हु डू नॉट ऑन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इनके पास अपनी कोई लैंड, अपनी कोई फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स वगैरह नहीं होते, ठीक है। हु डू नॉट ऑन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मस्ट सेल देयर लेबर टू सर्वाइव, इनके पास क्या है, अपना लेबर, उसी को सेल करते हैं, यानी कि खुद ही मजदूरी करके सर्वाइव करते हैं। फिर देखिए पॉइंट दोबारा, बोर्जुआ के बारे में, ऑन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के खुद ही ऑनर होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो प्रोलेटेरिएट है डज नॉट ऑन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्वाइव बाय सेलिंग देयर लेबर, ठीक है। फिर देखिए बोर्जुआ की तरफ, एक्सप्लॉइट्स प्रोलेटेरिएट्स एंड मेक्स मैसिव प्रॉफिट्स, कि जो प्रोलेटेरिएट्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और उनसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, जबकि जो बोर्जुआ हैं, सॉरी प्रोलेटेरिएट क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेड बाय द बोर्जुआ एंड जनरली अर्न अ मिनिमम वेज एंड लिव इन पॉवर्टी, कि कम ही पैसा मिलता है उनको, ठीक है, और रहता है कि इसमें पॉवर्टी में रहते हैं। जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टोरी के स्टार्ट में, इस थ्योरी के स्टार्ट में बताई थी आपको एक कहानी प्रिंसिपल की और टीचर की, कि जो प्रिंसिपल है उसके पास भी बड़ा ज़्यादा पैसा है, पैसा कैसे कमा रहा है, वहाँ पे उन्होंने टीचर रखे थोड़ी पे के ऊपर, टीचर्स को इतना पे नहीं कर रहे, वो टीचर को थोड़ा पे कर रहे हैं, ठीक है, जबकि वो अर्न क्या कर रहे हैं, वहाँ पे 50,000 5,000 इतना ज़्यादा बच्चा आ रहा है, उन सबसे पैसा ले रहे हैं, मतलब फीस कितनी लाखों के हिसाब से जाती है फीस। तो क्या कर रही हैं वो प्रोलेटेरिएट्स को एक्सप्लॉइट कर रही होती हैं, टीचर को इतना काम दिया कि उन्होंने काम बैठ के वहाँ पे भी करना है, उन्होंने घर आके भी काम करना है, बच्चों के टेस्ट बनाने हैं, बच्चों के टेस्ट चेक करने हैं, बच्चों के मार्कशीट्स बनानी हैं, मार्कशीट्स बनाने के अलावा बच्चों का जो स्केड्यूल है, सिलेबस का स्केड्यूल है, वो सब कुछ प्रॉपरली डिज़ाइन करना है, सारा काम करना है किसने, प्रोलेटेरिएट ने, यानी कि एक वर्कर ने, एक टीचर कर रही हैं, और उनको क्या कर रहा है, बोर्जुआ क्लास एक्सप्लॉइट कर रही है, ठीक है। तो एक्सप्लॉइटेड बाय बोर्जुआस एंड जनरली अर्न अ मिनिमम वेज एंड लिव इन पॉवर्टी, ठीक है। तो ये बात कर रहा है इसके अंदर बोर्जुआ की एंड प्रोलेटेरिएट की मार्क्सिज्म, इस पूरी स्टोरी के अंदर, पूरी थ्योरी के अंदर। तो अभी आपको कि मार्क्सिज्म का मेन आइडिया क्या है क्लियर होना शुरू होगा कि वो क्या है, क्लास स्ट्रगल की बात करता है। पूरी थ्योरी जो वो क्लास स्ट्रगल के ऊपर कंसिस्ट करेगी, कैसे प्रोलेटेरिएट जो है वो वर्क कर करके अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, किस तरह उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन की जाती है, उनको मार्जिनलाइज किया जाता है सोसाइटी के अंदर। पुअर और रिच का कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा यहाँ पे। तो जो रिच पीपल है उनको बोर्जुआ कहा गया, उनके लिए बोर्जुआ की टर्म यूज़ की गई है, जो पुअर पीपल उनके लिए प्रोलेटेरिएट की टर्म यूज़ की गई है। और आपने अब ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है, ठीक है, कि जो अपर है बोर्जुआ है, जो लोअर है वो प्रोलेटेरिएट है। क्योंकि अब मैं अगेन एंड अगेन जब आपसे बात करूंगी तो मैं अब ये टर्म यूज़ करने वाली हूँ बोर्जुआ की और प्रोलेटेरिएट की। क्लियर। अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं विच इज़ कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कि बोर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट होते क्या हैं, इनकी बात करता है मार्क्सिज्म अपनी जो इस थ्योरी है, सॉरी कार्ल मार्क्स अपनी इस थ्योरी के अंदर। वो कहता है कि जो प्रोलेटेरिएट है ना उसको सोसाइटी में एक्सप्लॉइट किया जाता है एंड प्रोलेटेरिएट को चाहिए कि वो स्ट्रगल करे जो उस अपनी क्लास को अप करने की, ठीक है। एनी हाउ अब हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म के बारे में कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म क्या है। अब कैपिटलिज्म क्या होता है, जिसमें टोटल कंट्रोल जो है ना, टोटल कंट्रोल इकोनॉमी का वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। और जब सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होगा, ठीक है, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स वो भी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होंगे, इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होगी, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं ना उनका कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। इनका जो कंपटीशन है ना वो एक अनएंडिंग अफेयर की तरह का होता है, क्योंकि जो डिफरेंट लोग होते हैं ना वो जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनके ऊपर काम करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा काम किया जाएगा उनको उतना ज़्यादा वेल्थ मिलेगी। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है, सारा काम क्या है प्राइवेट सेक्टर का है। कंपटीशन इसमें ज़्यादा होता है, जब ज़्यादा कंपटीशन होगा ना तो हर कोई कोशिश करके ज़्यादा अर्न करने की। अब इसमें जो मनी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना वो इक्वल लेवल पे नहीं होती, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेल्थ की। जो लोअर रैंक से बिलोंग करने वाला है उसके पास कम पैसा जाएगा, जो हायर रैंक से बिलोंग करने वाला है उसके पास ज़्यादा पैसा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो गई। अब स्क्रीन पर ज़रा डेफिनेशन देखें। Capitalism refers to an economic, political and social system in which the private sector controls all the instruments of wealth making and the factors of production, यानी कि means of जिसका कहते हैं means of production, वो सारा कुछ वो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास आता है। In this system, competition is an unending affair
as different entities compete for the available resources so that they can maximize their wealth. The government does not intervene in the activities of the people but remains at a distance, involving itself only when necessary. अब यहाँ पे यानी कि जो नीडी पीपल हैं, अब उनको अगर अनइक्वल लेवल पे मनी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा तो उनकी नीड्स भी पूरी नहीं होंगी. ठीक है, दैट इज़ वाई जो कम्युनिज्म है ना वो कैपिटलिज्म को रिजेक्ट करता है. कम्युनिज्म नहीं फॉलो करता है इस फिलोसफी को, कम्युनिज्म नहीं अप्रिशिएट करता है इस आइडिया को. इसीलिए कैपिटलिज्म के रिजेक्शन में और इसके रिस्पॉन्स में जो हमारे पास फिलोसफी आती है, जो आइडिया आता है, जो थ्योरी आती है, वो कम्युनिज्म की. अब कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म कहता है कि सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करें और उनको जो उनकी नीड है उस नीड्स के अकॉर्डिंग पे किया जाए. कैपिटलिज्म में हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर था वो एग्जिस्ट करता था, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन कम्युनिज्म के अंदर हमारे पास जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट नहीं करती. कहते हैं जो प्रॉपर्टी है ना वो किसकी होनी चाहिए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं ये. इसमें प्रॉपर्टी जो है ना इज ऑलवेज कम्युनली ओन्ड. कम्युनली मीन्स कि कम्युनिटी की फॉर्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है होनी चाहिए, इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए. मैं इसको और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि हमारे पास एक तो कैपिटलिज्म है, दूसरी है कम्युनिज्म, एक हमारे पास सोशलिज्म भी है. ठीक है, सोशलिज्म कहता है कि जो प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअली लेवल पे होनी चाहिए, जबकि कम्युनिज्म सोशलिज्म की भी उस आइडिया की रिजेक्शन करते कहता है कि प्रॉपर्टी जो है वो कम्युनिटी लेवल पे होनी चाहिए. ठीक है, यानी इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी होनी चाहिए. और इसके अलावा सोशलिज्म कहता है कि जो सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं ना वो कंट्रीब्यूशन करें, हर कोई कंट्रीब्यूशन करे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन उनको जो पे बैक मिलना है ना वो उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए. ठीक है, कैपिटलिस्टिक में कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलता था. लो रैंक को लो मनी मिल रही थी, अपर रैंक को हायर मनी मिल रही थी, और लो रैंक के पास चांसेस भी नहीं आ रहे थे इतने काम करने के लिए. सोशलिज्म में क्या हुआ, तो कहता है हर कोई कंट्रीब्यूशन करे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग और उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है ना उतना ही पे किया जाना चाहिए. ये सोशलिज्म कह रहा था. कम्युनिज्म कह रहा है कि हर कोई कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी के अंदर काम में, लेकिन वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही कंट्रीब्यूट करे, मगर जो उसको पैसा मिलना है वो कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ना दिया जाए, उसकी नीड के अकॉर्डिंग दिया जाए कि उसकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाए. समझ लगी अब आपको कैपिटलिज्म की, कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की. कि सोशलिज्म में क्या कहता है जो कंट्रीब्यूशन मिलना है ना, जितना उसने अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम किया है ना, जो काम कर रहे हैं सोसाइटी में अर्निंग के लिए, जितनी अपनी एबिलिटी के अंदर उसने एबिलिटी के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट किया है उसको उसके पार्टिसिपेट के अकॉर्डिंग ही, उसकी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही उसको पे किया जाए. कैपिटलिज्म कह रहा था कि ज़्यादा को ज़्यादा दे रहा था, कम को कम दे रहा था, यानी कि जो कम रैंक से बिलोंग करते हैं लोग उनको कम पैसे दे रहा था, जो हायर रैंक से बिलोंग करते हैं उनको ज़्यादा पैसे दे रहा था. ठीक है, कम रैंक वाले के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं आ रही थी और हायर रैंक वाले के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आ रही थी, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था. जबकि कम्युनिज्म क्या कह रहा है, कम्युनिज्म कह रहा है कि हर कोई सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करे और काम अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग करे, और उनको जो पैसे मिलने हैं ना वो उनको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग दिए जाएं. ये इन तीनों के दरमियान में बेसिक डिफरेंस था. आप स्क्रीन पे ज़रा देखें. कहता है कम्युनिज्म रेफर्स टू एन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल थ्योरी that has a perspective that all factors of production are owned and controlled by the community. जितने भी फैक्टर्स है प्रोडक्शन के वो सारे कम्युनिटी कंट्रोल करेगी. यहाँ पे कौन आ रहा था कैपिटलिज्म के अंदर, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रहे थे. अब यहाँ पे क्या कहा गया है, इन दिस सिस्टम ऑफ सोशल फंक्शनिंग all members of the society are required to contribute to the welfare of the community as a whole, upon which one receives compensation concerning their abilities to participate. अब इसमें क्या कहा गया है, कहते हैं इसके अंदर सोसाइटी के अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है, जितने भी मेंबर है सोसाइटी के अंदर वो कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि जो है ना वेलफेयर के लिए, ताकि जो मुल्क है, जो कम्युनिटी है उसकी तरक्की हो जाए. ठीक है, इसलिए वो अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करेंगे और उनको कंपनसेशन यानी कि जो जितना उन्होंने पार्टिसिपेट किया अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग और उनको जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा कि उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाएं.
फिर द स्टेट इज द डोमिनेंट प्लेयर एज इट्स ओन्स ऑल द रिसोर्सेज वाइल द सेम टाइम कंट्रोलिंग द ऑल फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। इसमें जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो डोमिनेंट होती है, जबकि हमने देखा था कैपिटलिज्म के अंदर जो स्टेट है वो इन्वॉल्व ही नहीं होती क्योंकि सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। अब मैं ज़रा ब्रीफली बता दूं आपको, कैपिटलिज्म गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, जब ज़रूरत पड़ गई थोड़ा बहुत रोल अदा कर दिया। इसके अलावा सारा रोल किसका कैपिटलिज्म के अंदर? प्राइवेट सेक्टर का रोल है सारा का सारा। सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर के पास है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है? कंपटीशन है। इसके अलावा इसके अंदर जो ज़्यादा वर्क करता है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब ज़्यादा कंपटीशन होगा तो वेल्थ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो काम ज़्यादा होगा, और जब काम ज़्यादा होगा तो वेल्थ ज़्यादा होगी। और फिर इसमें जो मनी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनईक्वल लेवल पे की जाती है। पुअर को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, जबकि ज़्यादा काम करने वाला जो रिच क्लास का बंदा होता है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ये था कैपिटलिज्म। अब कम्युनिज्म की बात की जाए तो इसमें सारा कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है। जितने भी इकोनॉमिकल फैसले हैं, डिसीजन किसने करने हैं? गवर्नमेंट ने करने हैं। इसके अलावा जो हमारे पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो किसके पास आएगा? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कम्युनिटी के पास आएगा। कम्युनिटी सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन करती है। इसके अलावा इस पर जो पैसे वो किसको दिए जाएंगे? सारे के सारे अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम करने के बाद जिसकी जो ज़रूरत है उसको उनकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। और जब ऑब्वियस सी बात है जिसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको पे किया जाएगा तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली वेल्थ की इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। जब नीड के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा तो वेल्थ की इक्वालिटी भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। ये सारे आइडियाज़ थे फॉल करे कम्युनिज्म के अंदर। जबकि मैंने आपको बताया सोशलिज्म भी एक चीज़ है। सोशलिज्म क्या कहता है कि वहाँ पे जितनी भी इंडिविजुअल हैं उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल्स के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इंडिविजुअल के पास ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए, ठीक है। जबकि कम्युनिज्म कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर आती है, गवर्नमेंट ने मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। समझ लग रही पॉइंट की कि कम्युनिज्म कह रहा है गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि सोशलिज्म कह रहा है प्रॉपर्टी इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक। एक ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कह रहा है सोशलिज्म। जबकि कम्युनिज्म कह रहा है कि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास होगी और गवर्नमेंट ने ही जो प्रॉपर्टी है, अर्निंग मनी है, वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और कम्युनिज्म कहता है जो कम्युनिटी है ना उसके पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए, कम्युनिटी के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए। जबकि सोशलिज्म कहता है जो मेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है सिर्फ और सिर्फ वो कम्युनिटी के पास होने चाहिए। और सोशलिज्म ये भी कहता है कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन दें अपनी एबिलिटी के मुताबिक, लेकिन जो गेट बैक है वो उनको साइज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन दिया जाए, यानी कि जितना उनका कंट्रीब्यूशन उसको अकॉर्डिंग उनको दिया जाए पैसा। तो अब आपको कम्युनिज्म का, कैपिटलिज्म का, सोशलिज्म का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका होगा। मैंने इतना ज़्यादा फोकस और एम्फसाइज कर दी ना इसके ऊपर कि आपको इस कॉन्सेप्ट में अब जो है ना कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, ठीक है। तो एनी हाउ अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, विच इज़ हैव्स एंड हैव नोट्स, ओप्रेसर्स एंड ओप्रेस्ड। हाँ, इस पर बात करने से पहले मैं एक और बात क्लियर कर दूँ कि जो कार्ल मार्क्स था ना, कार्ल मार्क्स कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अगेंस्ट था, और कार्ल मार्क्स ने ही कम्युनिस्ट आइडिया जो थे, कम्युनिज्म के आइडिया जो थे वो प्रमोट किए थे। और उनकी बुक जो थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वहाँ पे हम लोगों को कम्युनिज्म के बहुत ज़्यादा आइडियाज़ पढ़ने को मिलते हैं। जो मेन आइडियाज़ थे वो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर दिए हैं। और जो मार्क्सिज्म की थ्योरी है ना वो कम्युनिज्म के आइडियाज़ को फॉलो करती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों को मार्क्सिज्म के अंदर हैव्स एंड हैव नोट्स का आइडिया देखने को मिलता है, विच मीन्स हैव्स जिनके पास है और हैव नोट्स जिनके पास नहीं है। हैव्स कौन है? बोर्जुआ। और हैव नोट्स कौन है? प्रोलेटरेट। हैव्स कौन है? ओप्रेसर्स। और हैव नोट्स कौन है? ओप्रेस्ड। यानी कि हैव्स वो लोग हैं जो कि बहुत रिच होते हैं और हैव नोट्स वो होते हैं जो कि पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं। जैसे स्क्रीन पे देखें, इफ़ यू रेफर to two groups of people as haves and have nots, you mean that the first group are very wealthy and the second groups are very poor. You can also refer generally to poor people as have nots, कि जो लोग होते हैं उनको हम लोग have nots भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात की करें फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके पास पैसा है। अगर मैं मिडिल क्लास की बात करें, उनके पास पैसा, उन्होंने घर में वर्कर रखी, एक जो उनके घर में मेड आती है काम करके चले जाती है। तो जो मेड आती है
काम करके जाती है वो हैव नोट्स में होती है, और जिनके घर में आके काम कर रही है, जो उसको पे भी कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन में आ रहे हैं, वो हैव्स में आ रहे हैं। और मैंने कई घरों पे देखा है कि जहाँ पे उनकी मेड के साथ बहुत ही बुरा ट्रीट किया जा रहा होता है। जैसे कि अगर आप पिक्चर पे देख लें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हम देख लेते हैं कि ये जो एक आदमी खड़ा है ये घर का ओनर है, और ये जो नीचे बैठा है उसे बैक कर रहा है वो उसका ड्राइवर है, ठीक है। ड्राइवर बैक कर रहा है, ड्राइवर के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है। ऑन द अदर हैंड हम ये देख लें, ये जो आदमी है ये एक ऑफिस, एक फैक्ट्री का बॉस है। उसके बाद ये जो आदमी है नीचे बैठा हुआ बैक कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लाइक ये कौन है, जो उस फैक्ट्री के अंदर एक आम सा मुलाजिम है, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो आदमी खड़ा है ये कौन है, ये हैव्स है, और जो नीचे बैठा हुआ है वो कौन है, हैव नोट्स है। तो यहाँ पे भी आपको जो पुअर और रिच का कॉन्सेप्ट था, हैव एंड हैव नोट्स का कॉन्सेप्ट था, वो क्लियर हो चुका होगा। तो थ्रू एंड थ्रू हम देख रहे हैं अभी तक मास्टर में अपर एंड जो है ना लोअर क्लास उनकी बात की जा रही है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर एंड बेस की। बेस को इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। बेस के अंदर हमारे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोलेटरेट है, बोर्जुआ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कैपिटल, कमोडिटीज़ वगैरह हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें हमारे पास फिर मशीन्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, लैंड हैं, रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा, ये सब कुछ है। तो वो सब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस, वो सब मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर हम लोगों को अर्निंग करने के लिए कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ लाइफ को हम बेस कहते हैं। मतलब वो चीज़ें जो कि डायरेक्टली लिंक हैं इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ लाइफ में, यानी पैसा कमाने के लिए, इकोनॉमी कमाने के लिए जो चीज़ें डायरेक्टली लिंक्ड हैं उनको हम बेस कहते हैं। क्लियर? स्क्रीन पर देखें, मार्क्स कॉल्ड द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ लाइफ द बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर। द बेस इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी एंड रॉ मटेरियल्स टू द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क प्लेस। सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। जैसे कि मैंने बताया रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, मशीन्स, फैक्ट्रीज, लैंड, रॉ मटेरियल्स वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को यूज़ करके पैसा कमाया जाता है। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रोलेटरेट, बोर्जुआ एटसेट्रा, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कैपिटल, कमोडिटीज़ वगैरह वगैरह। यानी कि अगर हम बोर्जुआ की बात करें, बोर्जुआ बंदा यानी कि मिडिल क्लास के बंदे के पास अगर, या फिर अपर क्लास के बंदे के पास अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री किस लिए बनाई है उसने, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए। और उसने वहाँ पे पैसा कमाने के लिए अगर फैक्ट्री बनाई है, वहाँ पे प्रोलेटरेट काम करेगा तभी तो पैसा कमा सकेगा ना। तो इसलिए बेस जो है उसमें हमारे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर जो है ना, एवरीथिंग नॉट डायरेक्टली टू डू विद प्रोडक्शन, जिसका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होता। जैसे कि मीडिया, पॉलिटिक्स, रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन, आइडियोलॉजी, इन सब का प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होता, लेकिन इसका इफेक्ट होता है बेस के ऊपर, और बेस जो है वो शेप करती है सुपर स्ट्रक्चर को। यानी अगर हमारे पास फैक्ट्रीज वगैरह होंगी, प्रोलिटरेट होंगे, तब हमारी अर्निंग हो पाएगी। हमारी अर्निंग अच्छी होगी तभी हमारी पॉलिटिक्स मेंटेन होगी, फैमिली, एजुकेशन, कल्चर, रिलीजन वगैरह मेंटेन होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे पास मीडिया होगा, पॉलिटिक्स होगी, रिलीजन, फैमिली, कल्चर, एजुकेशन वगैरह होंगे, तभी तो हमारे पास ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन काम कर पाएंगे, है ना। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है। सुपर स्ट्रक्चर के लिए बेस का होना ज़रूरी है, बेस के लिए सुपर स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। तो बेस शेप करती है सुपर स्ट्रक्चर को, और सुपर स्ट्रक्चर जो मेंटेन करता है बेस को। जैसे स्क्रीन पर डेफिनेशन देखें, दिस इकोनॉमिक बेस, जो मैंने ऊपर इकोनॉमिक्स बेस की बात की है ना, कहता है दिस इकोनॉमिक बेस हैज़ अ पावरफुल इफेक्ट ऑन द सुपर स्ट्रक्चर, मार्क्स टर्म फॉर सोसाइटी, कल्चर एंड वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। अगर पूछा जाए कि सुपर स्ट्रक्चर क्या है, सुपर स्ट्रक्चर बेसिकली कहा जाता है सोसाइटी, कल्चर, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ को, मीडिया को, पॉलिटिक्स को, रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन को, ठीक है। द थिंग विच हैज़ नथिंग टू डू या नॉट डायरेक्टली टू डू विद प्रोडक्शन, जिसका प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होता, उसको कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। और अगर बेस की बात की जाए तो बेस क्या है, कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ लाइफ वो है बेस, और उसके बाद अगर हम सोसाइटी, कल्चर एंड द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की बात करें वो है हमारा सुपर स्ट्रक्चर। तो ये दोनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है आपस में। क्लियर हो गया सुपर स्ट्रक्चर का और बेस का आइडिया। बेस को हम लोग सब स्ट्रक्चर भी कहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सरप्लस वैल्यू का। सरप्लस वैल्यू क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू जनरेटेड एंड वैल्यू रिसीव्ड बाय लेबरर। कि एक लेबर, एक मजदूर है, काम कर करके पैसा कमा रहा है, पैसा कमा के जो ओनर है उसको लाखों करोड़ों दे रहा है, और ऑन द अदर हैंड पैसा कमाने के बाद जब वो ओनर को लाखों करोड़ों कमा के दे रहा है,
ओनर उसको क्या कर रहा है, उसको 5,000 दे रहा है, उनसे कभी 10,000 दे रहा है, उनसे कम कम पैसे दे रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं डिफरेंट, इसको कहते हैं कि वो लाखों कमा के दे रहा है, वो इसको 5-10 हज़ार दे के बस बात खत्म कर रहा है, तो इसको कहते हैं सरप्लस वैल्यू, कि द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू जनरेटेड, जितनी वैल्यू बनाई गई है, एंड वैल्यू रिसीव्ड बाय लेबरर। अब मजदूर को जब पैसा कम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मजदूर जो है वो एलियनेटेड फील करेगा, ठीक है। तो जब मजदूर को ज़्यादा मेहनत करने पे ज़्यादा पैसा कमाना पड़ रहा है और वो ज़्यादा पैसा कमा के मालिक को दे रहा है, और ऑन द अदर हैंड कम पैसा मिल रहा है लेबरर को, मजदूर को, तो उसके उस चीज़ को कहते हैं हम सरप्लस वैल्यू। और कम पैसा मिलने के बाद वो जो मजदूर की फीलिंग्स होती हैं, जो मजदूर सोसाइटी के अंदर फील करते हैं, उसको कहते हैं एलियनेशन, ठीक है। जैसे स्क्रीन पे देखें, ये पीछे क्या है, पीछे एक थैला बना हुआ है बहुत बड़ा, जिसको यहाँ पे गिरा लगी हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा पड़े हुए हैं, ठीक है। वेल्थ क्रिएटेड बाय लेबर, ये पैसा सारा मजदूर ने बनाया है और बना के इसको दिया है एक कैपिटलिस्टिक क्लास के बंदे को, और उसके बाद उस पैसे में से छोटा सा थैला निकाल के उसने उस वर्किंग क्लास को दे दिया, ठीक है। तो जो छोटू सा पैसा दिया ना इस वर्किंग क्लास के बंदे को, दिस इज सरप्लस वैल्यू। एंड एलियनेशन भी आपको क्लियर हो चुका होगा, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा हेजेमनी का, सॉरी कॉन्शियस क्लास कॉन्शियसनेस का। क्लास कॉन्शियस के अंदर हमारे पास कुछ फेजेस आती हैं, वो क्या है, एक प्रोलेटरिएट की क्लास है, एक है पेटी बोर्जुआ और मिडिल क्लास भी कहते हैं इसको, दूसरा है लंपन प्रोलेटरिएट, फिर है लैंडलॉर्ड्स, फिर पेजेंट्री एंड फार्मर्स। ये कुछ क्लासेस है हमारे सामने। अब प्रोलेटरिएट क्या होते हैं, वो लोग जो कि काम करने वाले होते हैं। पेटी बोर्जुआ किसे कहते हैं, वो जो लोगों को काम पे भी रखते हैं, खुद भी काम करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर लूँ तो मैं पेटी बोर्जुआ में आती हूँ, मैं खुद भी काम करती हूँ, ठीक है, मैं खुद भी अर्निंग करती हूँ टीचिंग करके, लेक्चर्स दे के, ठीक है, और राइटिंग कर के मैं खुद भी अर्निंग कर रही हूँ। दूसरा मैंने अपने घर के अंदर दूसरे सर्वेंट्स वगैरह भी रखे हैं काम करने के लिए, यानी कि जो खुद भी काम करते हैं और दूसरों को भी काम पे रखते हैं। एक ये फेज आ जाती है। और दूसरी अगर हम एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल हम अगर घर में सफाई की बात करें तो हमने घर में एक सफाई करने वाली रखी हुई है। मैं पेटी बोर्जुआ की क्लास की बात कर रही हूँ कि घर में उन्होंने एक सफाई करने वाली रखी हुई है जो कि आके घर में काम करती हैं, ठीक है, और वो उन बाजी के साथ खुद भी हेल्प कराती है, जैसे कुकिंग खुद कर ली, डस्टिंग खुद कर ली, और उसके बाद जो है वॉशिंग खुद कर लिए, बर्तन खुद धो लिए, सारे काम खुद कर लिए उन्होंने। इसमें क्या हुआ कि वो जो उन्होंने सर्वेंट रखी हैं वो जस्ट आके घर की बाकी सफाई कर रही हैं, टाट वगैरह समथिंग, ठीक है, ये सब कुछ कर रही हैं। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने घर में सर्वेंट भी रखा हुआ है जो इनकी हेल्प कर रहा है, वो उनको भी पे कर रही हैं और खुद भी साथ उनके वो काम कर रही हैं। क्यों? ताकि जो पैसों का मामला है वो थोड़ा कंपनसेट हो जाए। इसको कहते हैं पेटी बोर्जुआ या फिर मिडिल क्लास भी कहते हैं इसको। और लंपन प्रोलेटेरिएट कहते हैं ये जो गुंडे और भिखारी वगैरह होते हैं उनको कहते हैं। लैंडलॉर्ड्स कहते हैं जिनके पास ज़मीन हो, ये ना इतने गरीब होते हैं ना इतने अमीर होते हैं। फिर पेजेंट्री और फार्मर्स, ठीक है, जो किसान और मजदूर वगैरह होते हैं, ये सब कुछ। और पेजेंट्री और फार्मर्स जो स्ट्रगल करके लैंडलॉर्ड या प्रोलेटरिएट के रैंक को पहुंचते हैं। अब कहा क्या जाता है कि क्लास कॉन्शियसनेस क्या है, कि क्लास कॉन्शियसनेस ऐसी अवेयरनेस है एक करेक्टर की, ठीक है। क्लास कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस ऑफ वंस ओन सोशल क्लास एंड इकोनॉमिक रैंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्जर सोसाइटी। कि एक बंदा जब सोसाइटी के अंदर रह रहा है, लार्जर कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी के अंदर रह रहा है, तो उसको अपने बारे में, अपने सोशल क्लास के बारे में, अपने इकोनॉमिकल रैंक के बारे में अवेयरनेस हो, उसको कहते हैं क्लास कॉन्शियसनेस। फिर कहते हैं इन्वॉल्व्स पीपल हु आर वेल अवेयर ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन इन सोसाइटी। के ऐसे लोग जो अपने सोसाइटी के अंदर जो उनकी पोजीशन है उस बारे में वेल अवेयर होते हैं। एंड वर्कर्स अंडरस्टैंड दैट दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, और ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है? जो जाहिर सी बात है अपर रैंक वाला बंदा वही तो एक्सप्लॉइट कर रहा है ना अपर रैंक वाले बंदे को। तो इसलिए मार्क्सिज्म में कहा जाता है कि अपनी क्लास के बारे में जो है ना आपने अवेयर रहना है। और मार्क्सिज्म ये भी चाहता है कि इस जो क्लास कॉन्शियसनेस है ना, यानी कि जो डिफरेंट क्लासेस बनाई गई हैं, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हो, हैव्स एंड हैव नॉट्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो, पुअर की एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो, इक्वालिटी हो, इक्वल वेजेस दिए जाएं, ताकि सोसाइटी में जो है हर कोई हैप्पीली रहे, किसी को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, एक्सप्लॉइटेशन ना की जाए किसी के रैंक की बेस पे। अब है हेजेमनी का कॉन्सेप्ट, डोमिनेंस ऑफ लीडरशिप ऑफ वन सोशल ग्रुप और नेशन ओवर अदर्स, ठीक है, कि किसी की पावर की बेस पे दूसरे के ऊपर डोमिनेंस होना, इसको कहते हैं हेजेमनी। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ, एक बंदा अपर रैंक से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, उसके पास लोअर रैंक के बंदे वो उनको कंट्रोल कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, तो इट मीन्स वो हेजेमनिक एटीट्यूड दिखा रहा है, ठीक है। अगर ये मैंने पिक्चर देखें, एक ये पूरा क्या दुनिया बनी हुई है, यहाँ पे यूएसए का फ्लैग है, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉलोनियलिज्म के फॉर्म में। अभी तक अगर कोई भी यूएस एड लेनी हो
FATF का मैटर हो, मतलब कोई भी मैटर हो, तो हर जगह यूएस ने अपनी डोमिनेंस क्रिएट की हुई है, यानी कि यूएस ने अपनी हेजेमनी क्रिएट की हुई है। और ये हेजेमनी का कॉन्सेप्ट जो है ना, मार्क्सिज्म में ये कॉन्सेप्ट इसलिए कहा गया, इसके बारे में डिस्कशन, ये कहते हैं कि हेजेमनी जो है ना ये खत्म होनी चाहिए, ठीक है। किसी की पावर, किसी कोई भी अपनी पावर की वजह से किसी को एक्सप्लॉइट ना करे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिसके पास पावर है उसके पास डिस्कोर्स है, जिसके पास डिस्कोर्स है उसके पास आइडियोलॉजी है, जिसके पास आइडियोलॉजी है वो अपनी आइडियोलॉजी की बेस पे अपनी पावर को, यानी कि अपनी हेजमनी को यूज़ करते वो लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। और सम टाइम लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्लास कॉन्शियस पढ़ा था ना, वहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है, यही चीज़ बताई गई कि उस बंदे को पता हो कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और वो अपने आप को एक्सप्लॉइट ना करे, क्योंकि किसी को भी कोई भी तब तक एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता जब तक वो खुद अपने आप को एक्सप्लॉइट करने की परमिशन ना दे। तो इसीलिए जो मार्क्सिज्म की थ्योरी है उसका मोटो भी यही है कि हर जायज़ नाजायज़ तरीके से अपने हक की बात करो, अपना हक लेके रहो। एनी हाउ, ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स थे। अब बात करते कि आपने किसी टेक्स्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि वो मार्क्सिस्ट टेक्स्ट है। अगर टेक्स्ट में इकोनॉमी की बात की जाए, मनी की बात की जाए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर की बात की जाए, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पुअर की बात की जाए, रिच एंड पुअर क्लास की बात की जाए, या क्लास स्ट्रगल की बात की जाए, ठीक है, जहाँ पे पैसा पैसा हो, वो गाना था ना, क्यों पैसा पैसा करती तो पैसे भी क्यों मरती है, ठीक है, उसमें भी क्या है, वो भी मार्क्सिस्ट सॉन्ग है, उसमें मार्क्सिज्म हमारे पास डोमिनेंस रहता है। कि अब एक और डायलॉग रहता है कि तू पैसे के पीछे तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की तुझे छोड़ के भागेगी, इस तरह कोई डायलॉग था। लेकिन तू पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। वहाँ पे भी हमारे पास मार्क्सिस्ट एटीट्यूड नजर आता है। तो कोई भी टेक्स्ट जिसके अंदर बात की जाए पैसे की, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर क्लास की, या फिर एक पुअर कैसे कोशिश करके फेयर एंड फाउल्स मीन्स यूज करके अमीर हो गया, ठीक है, उसकी सक्सेस स्टोरी की बात की जाए या क्लास स्ट्रगल की बात की जाए, वो सारी सारी मार्क्सिज्म के अंदर फॉल करती हैं। जैसे मेरे माइंड में मैंने बताया था, एक नेम आया था अरविंद दिघा का, द वाइट टाइगर। उसमें भी हम देखते हैं कि द वाइट टाइगर क्या है, एक करेक्टर है बलराम, ठीक है, जिसको उसके पैदा होने पे नाम भी नहीं रखा उसकी फैमिली ने, और वो छोटी सी क्लास से बिलोंग करता है, उसके अब्बू रिक्शा चलाते हैं। ऐसी कोई स्टोरी थी उसकी कि वो एक स्कूल में पढ़ रहा था, इंटेलिजेंट बहुत था, उसके प्रिंसिपल ने उसका नाम द वाइट टाइगर रख दिया। फिर उसके बाद जो है उसकी फैमिली जो थी फाइनेंशियल तौर पे इतनी स्ट्रांग नहीं थी, फिर वो एक चाय वाला बन गया। जब चाय वाला बना, वहाँ पे वो लोगों की गॉसिप सुना करता था, उनकी बातें सुन के उसने अपना जो मेंटल लेवल था और इंक्रीज़ किया। फिर वो उसने एक ड्राइवर की नौकरी सीखी, मतलब ड्राइविंग करना सीखी, ड्राइवर की जॉब ज्वाइन कर ली। फिर वो एक पॉलिटिशियंस थे, उनके घर ड्राइवर लग गया। पॉलिटिशियन का बेटा बाहर के मुल्क से आया था, उसके पास 10 लाख है कितने कोई पैसे पड़े हुए थे। इसने यह किया, एक दिन उसी पॉलिटिशियन के बेटे को मार दिया, मार के उसके पैसे निकल गया, और पैसे लेके निकल के क्या हुआ जी, एक अमीर तरीन आदमी बन गया। इसने अपनी बस से वगैरह चलना शुरू कर दी, ठीक है। इसमें कहा गया वही बात कि हर जायज़ नाजायज़ तरीके से अपना जो है अपने आप को स्टैंड करे, वरना आपको रिच जो है वो एक्सप्लॉइट करेंगे। जैसे कि हम स्टोरी में देखते हैं, एक्सप्लॉइटेशन की बहुत ज़्यादा की गई थी जो है वाइट टाइगर की। जैसे कि एक्सीडेंट किया था, जो हस्बैंड आया था, लाइक जो लड़का आया था बाहर की कंट्री से, उसकी वाइफ ने एक एक्सीडेंट कर दिया था, और नाम उन्होंने उस बलराम पे, द वाइट टाइगर पे लगा दिया था, और उसको जेल करवाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। कि थ्रू एंड थ्रू रिच जो थे वो पुअर को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, एंड फिर पुअर ने अपना राइट लेने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल करके उसको मार दिया और अमीर हो गया, एंटरप्रेन्योर बन गया वो। तो हमने इसमें क्लास स्ट्रगल देखी, हमने इसमें इसके बाद देखा कैसे वो पुअर से रिच बन गया, हमने इसमें रिच एंड पुअर का भी कॉन्सेप्ट देखा। तो ये एक मार्क्सिस्ट टेक्स्ट थी। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, वेलुदा का कैरेक्टर है, उसको एक्सप्लॉइट किया गया, उसको मारा गया, ठीक है। उसके बाद अमू को वेलुदा के साथ मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि वेलुदा लो रैंक से बिलोंग कर रहा था, अमू एक हायर क्लास की लड़की थी, ठीक है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग भी एक हायर लिस्ट मार्क्सिस्ट टेक्स्ट है। हम फिट्जजेराल्ड के टेक्स्ट है, फिट्जजेराल्ड स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। द ग्रेट गैट्सबी, द ग्रेट गैट्सबी जो है बेसिकली टोटली मार्क्सिस्ट वर्क है, जिसमें उन्होंने ईस्ट एग और वेस्ट एग की बात की है, पुराने अमीर और नए अमीर की बात की है, ठीक है। तो जिसमें भी पैसों की बात की जा रही है, अमीरी की गरीबी की बात की जा रही है, स्ट्रगल की बात की जा रही है, दे ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मार्क्सिज्म। अब मार्क्सिज्म है क्या, ठीक है, और लिटरेरी थ्योरी में मार्क्सिज्म कहते किसको हैं, और कौन कौन से थ्योरीज जो है मार्क्सिस्ट कैटेगरी अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काउंट होते हैं, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मार्क्सिज्म मैंने बता दिया था आपको, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का एक आइडिया, जो कि उन्होंने 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वर्क लिखा था। उस वर्क के अंदर से वो कम्युनिज्म का आइडिया और मार्क्सिज्म का आइडिया फेमस हुआ था। कार्ल मार्क्स एक कम्युनिस्ट था, जबकि फ्रेडरिक एंगल्स जो है वो एक सोशलिस्ट था। सोशलिज्म क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, और जो है मार्क्सिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, ठीक है।
अब इन्होंने देखा कि इनके आइडियाज़ तो काफ़ी मिलते जुलते हैं, इन्होंने अपना वर्क पब्लिश कर दिया, जिससे इनके जो फर्दर आइडियाज़ थे वो प्रमोट होना शुरू हुए, जिसमें उन्होंने क्लास स्ट्रगल की बात की थी, रिच एंड पुअर की बात की थी, हैव एंड हैव नोट्स की बात की थी, क्लास कॉन्शियस की बात की थी, प्रोलेटरेट एंड बोर्जुआ की बात की थी, फाइट फॉर द राइट की बात की थी। ठीक है, सारा कुछ फॉल कर रहा है मार्क्सिज्म के अंदर। तो बेसिकली मार्क्सिज्म इज अ मटेरियलिस्ट फिलोसफी विच ट्राई टू इंटरप्रेट द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द कंक्रीट नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस एंड द सोसाइटी वी लिव इन, कि हमारे इर्द गिर्द जो सोसाइटी है, जो वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी स्टडी करना मार्क्सिज्म होता है। ठीक है, लिटरेरी थ्योरी के अंदर हम फर्दर देखें तो क्या है, कहता है आ मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन रीड्स द टेक्स्ट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्परेरी क्लास स्ट्रगल, कि जो क्लास स्ट्रगल है उसके बारे में बात की जा रही होती है। Literature is not simply a matter of personal expressions or taste, it somehow relates the social and political condition of the time. बेसिकली कार्ल मार्क्स ने लिटरेचर को प्रोपेगेंडा भी कहा था, जिसको फर्दर थेरिस्ट ने रिजेक्ट किया था कि लिटरेचर प्रोपेगेंडा नहीं होता, लेकिन एनी हाउ कार्ल मार्क्स ने वर्ड यूज़ किया था लिटरेचर के लिए प्रोपेगेंडा का, और कहा गया था इसमें जो है ना सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन की बात की जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने लिखा है, हाउ इट रिलेट्स इज ऑफ कोर्स अप फॉर डिबेट, कि अभी तक इसके ऊपर बहस की जा रही होती है। और इवन इसमें कहा जाता है कि हिस्ट्री को देखा जाए, क्योंकि हिस्ट्री जो है इज़ नॉट ओनली ए नैरेटिव। ठीक है, हिस्ट्री इज़ नैरेटिव ऑफ नथिंग बट क्लास स्ट्रगल। हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल के बारे में एक नरेशन है। या फिर हिस्ट्री की स्टडी करना, लिटरेचर को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में स्टडी करना, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन के साथ, कि कैसे हिस्ट्री की डेवलपमेंट हुई, तो उसमें हम देखेंगे क्लास स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ी थी लोगों को, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने क्लास स्ट्रगल की थी। दिस ऑल आर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लिटरेरी थ्योरी। और मार्क्सिज्म को फिर हम सोशो इकोनॉमिक वर्ल्ड व्यू भी कहते हैं, या फिर ये एक सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मूवमेंट है जिसके अंदर क्लास स्ट्रगल की बात की जाती है। ठीक है, सिंपली ये मार्क्सिज्म होता है। कौन से जो थेरिस्ट है इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो आप देख लें स्क्रीन पे। कार्ल मार्क्स है विद फ्रेडरिक एंगल्स, जिनका द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो फेमस है, फिर डायस कैपिटल, और उसके बाद कॉन्शियसनेस डिराइव्ड फ्रॉम मटेरियल कंडीशंस फ्रॉम द जर्मन आइडियोलॉजी, फिर है ऑन ग्रीक आर्ट इन इट्स टाइम फ्रॉम अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये इनके फेमस वर्क हैं विद पब्लिकेशन डेट। फिर है लियो टॉल्स्टॉय लिटरेचर एंड रेवोल्यूशन, उसके बाद है जॉर्ज लुकास जो कि द आइडियोलॉजी ऑफ मॉडर्निज्म, डेट मेंशन है पब्लिकेशन की। फिर वॉल्टर बेंजामिन जो कि द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। फिर है थियोडोर डब्ल्यू अडोर्नो, ये भी इंपॉर्टेंट नेम है। फिर एल्थ्यूजर का भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जिनका वर्क है रीडिंग कैपिटल। फिर है टेरी एगल्टन का वर्क मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड आइडियोलॉजी। फिर फ्रेडरिक जेम्सन का वर्क है मार्क्सिज्म एंड फॉर्म द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस। फिर है हैबरमस का वर्क द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी। ठीक है, इनकी पब्लिकेशन डेट साथ में मैंने लिखी हुई है। ये सब के सब इंपॉर्टेंट थेरिस्ट हैं। और अगर हम क्रिटिकल थेरी की बात करें जो कि हमारा एक सब्जेक्ट है, तो उन क्रिटिकल थेरी भी हमारी मार्क्सिज्म के ऊपर ही बेस कर रही होती है। क्लियर? तो एनी हो, आई होप कि आपको जितने भी इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स थे, इन एडिशन मार्क्सिज्म थेरी होती क्या, वो सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हमारे साथ रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।